हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पूरे 15 वर्षों के बाद स्वदेश लौट रही थी मैं। खुशी के आधिक्य से बार बार आंखें ही भर आती थी। हवाई जहाज पर बैठे बैठे ही मैंने जाने कितने लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम बना लिया था। भारत के गली कूचे लजीज व्यंजन और भूले बिसरे वातावरण में लौटने की कल्पना मात्र मन को गुदगुदा रही थी और मैं बच्चों जैसे उत्साह से किलक रही थी। हमारे पहले से ही तय कार्यक्रम के अनुसार रोहन, मेरा इकलौता देवर, मुझे अपने साथ मेरठ ले जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया था। 3-4 दिन वहां रुककर फिर बरेली स्थित अपने मायके जाना था मुझे, जहां मेरे भतीजे की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए मैं खास तौर पर अमेरिका से भारत आई थी। घर पहुंचते ही बाहर वाले कमरे में मुझे बाबूजी की फोटो लगी मिली, जिस पर ताजे फूलों का हार चढ़ा हुआ था और अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। रोहन जानते हैं कि मुझे बाबूजी से कितना लगाव था। शायद इसीलिए उनकी मृत्यु के 7 वर्ष बाद उस दुखद घटना को फिर से ताजा करने की कोशिश की गई थी। मुस्कुराता हुआ जीवंत चेहरा, जिसको देखते हुए मेरे आंसू लुढ़क कर गालों पर आ रुके। पर आज वहां कौन था जो कहता मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। जिससे ये उम्मीद थी वो तो तस्वीर में छिपा मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। मैंने अपनी अभिमान भरी नजरें उठाकर तस्वीर की आंखों में डाल दी और आश्चर्य, वहां तो अभी भी वही भाव थे, प्यार का वही सागर और मेरे आंसुओं के प्रति नापसंदगी। अब तो स्वयं को रोकना और कठिन हो गया। इस घर को तो मैंने कभी बाबूजी के बिना देखा ही नहीं था। लगा अभी कहीं से आ जाएंगे वो और मेरे थके चेहरे को देखकर चिंतातुर हो उठेंगे। इतने दिनों तक घर से दूर रहने के लिए मुझे प्यार से फटकारते हुए बादाम वाली ठंडाई बनवाकर लाएंगे और सामने बिठाकर पिलाएंगे, पर नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे। उनका ममतामयी हाथ मेरे सिर पर कभी नहीं होगा। अब तो मैं अकेली हूँ कि अपने बच्चों को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी अपनी गलती से हुआ है यह सब। जीवन भर उनसे सब कुछ लेती रही और जब प्रतिदान देने का समय आया तो सबको छोड़ छाड़ कर 7 समुंदर पार उड़ गई। पर हमेशा की तरह इस बार आपने मेरी गलतियों को माफ क्यों नहीं किया बाबूजी? सिर्फ एक बार जोर देकर बुलाते, क्या मजाल थी हमारी की ना आते। रोते रोते मेरी हिचकियां बंध गई कि मुझे चुप कराते कराते रागिनी भी मुझसे लिपट कर रोने लगी। इस दुनिया में जो भी आया है एक दिन तो जाएगा ही। फिर बाबूजी तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर एक पूरी उम्र जीकर गए हैं। हमारे आंसू ने वहां स्वर्ग में कष्ट देंगे भाभी। उनकी आत्मा तो हमें खुश देखना चाहती है ना। सचमुच जाने वाला तो जा चुका था, अब उसकी याद में इस तरह रो रो कर मैं एक कैसी मनहूसियत फैला रही थी। उत्साह के साथ मुझसे मिलने आए रोहन के दोनों बच्चे मुझे यूं रोते देखकर सहम गए थे। मैं आंसुओं पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगी, क्योंकि इन बच्चों से आज पहली बार प्रत्यक्ष मिल रही थी। यूं फोन पर बातें होती रहती हैं और कुछ छोटे मोटे उपहार भेजकर हम संतोष कर लेते थे कि दूर ही सही, हमारे पास अपना कहने को एक घर तो है। बेगानी धरती पर रहते रहते अपनी जमीन की यादों से भी प्यार हो जाता है। इस घर से मेरी कितनी ही यादें जुड़ी हुई हैं। मात्र 17 वर्ष की उम्र में मेरी डोली यहाँ उतरी थी। यूं तो रमन के साथ मेरी शादी मेरे पापा और बाबूजी की दोस्ती के कारण पिछले काफी समय से तय थी और रमन के आत्मनिर्भर होने तक तय ही रहनी थी। पर एकाएक ही उनकी माताजी का निधन हो जाने के कारण जल्दी ही कर दी गई। वो तो किशोरा अवस्था थी मेरी कि समवयस्क लड़कों के प्रति उत्सुकता आकर्षण तो था। उसी के क्रम में भावी जीवन साथी के साथ मिलना बतियाना अच्छा भी लगता था। पर शादी घबराहट अपनी चरम सीमा पर थी जब मैंने इस घर में कदम रखा था। यूं बाबूजी को मैं बहुत पहले से जानती थी, पर 3 पुरुषों वाली उस गृहस्थी को संभालना मेरे लिए असंभव ही हो जाता। अगर बाबूजी सचमुच के ससुर जैसे होते, उन्होंने तो मेरी हर भूल सुधारते हुए ममतामयी माँ की तरह सदैव मेरा मार्गदर्शन किया, यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई तक छूटने नहीं दी। शुरुआत में मैं कॉलेज से लौटकर आती और बाबूजी को गर्मा गर्म पोहे या पकौड़े के साथ अपना और रोहन का इंतजार करते देखती तो संकोच से घर जाती, पर बाद में तो मुझे इसकी आदत हो गई थी। पड़ोस वाले घर में मीरा चाची थी, मेरी दिवंगत सास की बड़ी अच्छी सहेली। अपरोक्ष रूप से वही मेरी गृहस्थी को चला रही थी। बाबूजी से पर्दा करने के कारण
वह उनके सामने तो नहीं जाती थी, पर कभी दरवाजे की तो कभी मेरी ओट लेकर जरूरत की सभी बातें उनसे कर लेती थी। मेरे घर की हर चीज उनकी जानी पहचानी थी और अति कुशल सास की तरह बड़े प्यार से उन्होंने मुझे घर गृहस्थी में पारंगत कर दिया। ससुराल आकर तो मुझे मीरा चाची और बाबूजी के हाथों मायके से भी ज्यादा लाड प्यार मिला था। मेरा खाली समय मीरा चाची के साथ ही बीतता था। उनके 3 बेटे थे। बड़े शौक से मैंने उनके बड़े बेटे की शादी अपनी सहेली रेखा से कराई थी, क्योंकि रेखा के शांत और मीठे स्वभाव और घर गृहस्थी के कामों में उसकी दिलचस्पी से मैं परिचित थी। मन में मीरा चाची को ढेर सारा सुख देने की चाह थी और पड़ोस के घर में अपनी सहेली के आ जाने का लालच भी था, पर किस्मत में उसके साथ रहना नहीं लिखा था। रमन को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई और हमें अब अमेरिका जाना था। ऊंचा वेतन, बड़ी नौकरी, सब कुछ बहुत आकर्षक था, पर बाबूजी और रोहन को अकेले छोड़कर जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रोहन और रागिनी के अफेयर्स के बारे में पता चला तो लगा जैसे एक बड़ी परेशानी सुलझ गई। उनका ब्याह रचा, रागिनी को सारी व्यवस्था सौंप मैं निश्चिंत हो गई। अमेरिका पहुंचकर पता चला कि यहाँ का बढ़ा हुआ वेतन तो बस मृग मरीज का ही था कि खर्चे भी यहाँ उसी रफ्तार से होते थे। हमने कई बार भारत आने के लिए पैसे जोड़े, पर किसी न किसी आकस्मिक कारण से वे खर्च हो जाते। यहाँ तक कि अपने दोनों बच्चों का जन्म भी मुझे उसी पराई धरती पर देना पड़ा। ना मैं यहाँ आ सकी, न यहाँ से कोई मुझ तक ही आ सका। फिर कितनी ही बार जी चाहता था कि अब तो बाबूजी रिटायर हो चुके हैं, तो क्यों ना उनको यहीं ले आया जाए। मेरे बच्चे उनकी संगति में अपनी संस्कृति को जाने पहचाने और उनके अंदर सहिष्णुता के संस्कार पनपे। पर इतने छोटे डिब्बे जैसे घर में मैं बाबूजी को क्या आराम दे सकूंगी? यहाँ की आपाधापी उन पर कैसे थोप सकती हूँ मैं? वहाँ तो इतना बड़ा घर है, रोहन, रागिनी और मीरा चाची हैं, और फिर एक दिन भर की नौकरानी भी तो रख दी गई है उनके लिए। स्वाभिमानी बाबूजी ने भी तो कभी हमें किसी कड़वाहट का अंदाजा ही नहीं होने दिया, और 8 वर्ष यूं ही बीत गए थे। फिर एक दिन बाबूजी का वो पत्र आया था। लिखने वाले के हाथ के दुखों और निराशाओं का जीवंत दस्तावेज की तरह कांपते हुए अक्षर, जिन्हें कई कई बार अपनी डडवाई आंखों से धुंधला धुंधला पढ़कर भी मैं उनका अर्थ समझ नहीं पा रही थी, या समझकर भी विश्वास नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तो जैसा अपना दिल खोलकर रख दिया था कि कैसे घर के मालिक की जगह उनकी हैसियत घरेलू नौकर जैसी हो चुकी है। पर अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, जिस पर इस उम्र में चरित्रहीनता का लांछन लगता है पूरी जिंदगी ही व्यर्थ हो गई हो। जैसे हमसे कुछ पैसों की मदद मांगी थी कि हरिद्वार में स्थित उस पैतृक मकान को कुछ ठीक किया जा सके, जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था, और अब वहीं जाकर बस जाने की इच्छा थी उन्हें। पर क्या वह जगह हमेशा रहने योग्य है, और ये क्या उनके अकेले रहने की उम्र है? बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई थी कि क्या इस उम्र में भी किसी के चरित्र पर लांछन लगते हैं? मैं क्या अपने बाबूजी को जानती नहीं हूँ? रमन के सीने से लगकर बिलख पड़ी थी मैं कि जैसे भी हो बाबूजी को जल्दी से जल्दी ले आओ यहाँ पर ये हो कहाँ सका। पीछे ही पीछे उनके स्वर्गवास का फोन आ गया था। एक बार तो यह भी मन में आया कि पता नहीं ये स्वाभाविक मृत्यु है भी या नहीं, कहीं उनका अस्तित्व बोझ तो नहीं बन गया था किसी पर। मन में बेहद आक्रोश होते हुए भी अब रोहन से कुछ कहने सुनने का कोई लाभ नहीं था कि जाने वाला तो जा ही चुका था। भारत जाने की चाह ही मानो मर चुकी थी, और एक अपराध बोध मन को खाए जा रहा था कि हमने उनसे यहाँ आने को कभी पूछा क्यों नहीं। जो जैसा था उसी में सभी मिलजुल कर रह लेते। भौतिक सुविधाएं जुटाने की दौड़ में उनको पीछे क्यों छोड़ा, या यहाँ ना बुलाकर भी हम उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाए रख ही सकते थे। पर उन्हें पैसों की कमी भला कैसे हो गई? उनकी तो पेंशन ही उनकी जरूरतों से ज्यादा थी। बच्चे और रमन बेहद व्यस्त थे, पर मेरे मायके में भतीजे की शादी थी और वहां से बार बार आते बुलावे की वजह से मेरा मन मचल उठा था। आज तो मैं सारे सिकवे गिले भूलकर हर आत्मीय स्वजन के लिए बाहें पसारे बैठी थी, और रोहन से तो मैंने लड़कपन से ही अपने भाई से बढ़कर प्यार किया है। मौका मिलते ही मैंने मीरा चाची का हालचाल पूछा, पर रागिनी ने बिल्कुल अनभिज्ञता जता दी कि उन लोगों को तो मेरठ छोड़े 7 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। सभी बेटे अलग अलग जगह नौकरी करते हैं, पता नहीं आजकल किसके साथ है हो। किसी भी बेटे के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, अतः मुझे ही मन मारकर बैठ जाना पड़ा था।
रोहन रागिनी के लाख आडंबरपूर्ण स्वागत के बावजूद मीरा चाची और बाबूजी की अनुपस्थिति में ये शहर वीरान सा दिखाई देता था। अब बरेली पहुंचकर युगों पहले बिछड़े प्रियजन, चहल पहल रिश्तेदारों के जमघट, पकवान, गीत संगीत, शहनाई जैसे टाइम मशीन को उल्टा घुमार कर मैं अतीत में पहुंच गई थी। फिर जब पता चला कि रेखा भी उन्हीं दिनों मायके आई हुई है तो मन खुशी से भर गया। सेठानी जैसे मुटा गई है वो। लगता है महेश तुझे सिंहासन पर बिठाकर केवल खिलाते रहते हैं। मैंने कहा तो उधर से तुर्की बा तुर्की जवाब आया, और तुझे देखकर लगता है तेरे सामने लगी थाली उठाकर खुद खा जाते हैं तेरे रमन जी। बचपन की यादों से लेकर अपने गृहस्थ जीवन तक के कितने ही चक्कर लगाते रहे हम दोनों। बातें थी कि खत्म होने को ही नहीं आती थी, पर जितनी भी बार मैं मीरा चाची के बारे में पूछती वो टाल जाती। फिर जब मैं जिद ही करती रही कि तेरे किस देवर के पास रहती है आजकल हो, तो उसे जवाब देना ही पड़ा। वो हम में से किसी के साथ नहीं रहती, उन्हें पूजा पाठ का शौक था ना, हरिद्वार रहती हैं। सुनकर थोड़ा आश्चर्य सा हुआ, इतना पूजा पाठ करते तो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। फिर लगा कि जब मैं यहाँ थी वो दो गृहस्थी संभालने में इतनी व्यस्त थी कि किसी और चीज के लिए समय ही कहाँ रहा होगा। जिम्मेदारियां कम होने पर अपनी तरह से जीने का मौका मिला होगा। अब शादी निपटते ही मैं हरिद्वार के लिए निकल गई थी। मीरा चाची को देखकर तो आंखों में आंसू ही आ गए। मैली कुचैली साड़ी पहने लगभग अंधी मीरा चाची उन ढेर सारी अनाथ औरतों के साथ दिन भर मठ के कामों में जुटी रहती। उसी हुजूम के साथ उतनी दूर धक्के खाते हुए जाकर पंगत लगाकर बैठती। तब कहीं ढेरों उपच्छाओं के साथ 2 वक्त की सूखी रोटी उन औरतों को परोसी जाती थी। यहाँ आकर मैंने गहराई से महसूस किया कि संन्यास लेने के बाद भी जीवन में पैसों का महत्व कम नहीं होता। दिन भर भगवत भजन करने के लिए भी पास में पैसे होने चाहिए, अन्यथा अपना घर द्वार छोड़ इतनी दूर चली आने वाली ये स्त्रियां यहाँ पर भी दिन भर पेट की चाकरी में ही लगी हैं। मीरा चाची के बेटों ने उन्हें घर से तो निकाल ही दिया था, और यहाँ भी ऐसा कोई आर्थिक प्रबंध नहीं किया था कि जिंदगी के आखिरी वक्त को वो कुछ चैन से बिता पाती। हम दोनों एक दूसरे के सीने से लगी रोए जा रही थी। महसूस हो रहा था जैसे आज मैं अपने घर लौटी थी, जहाँ सचमुच कोई बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहा था। उन क्षणों में मैं मन ही मन में कितने निर्णय ले रही थी कि अब मुझे ही अपनी मीरा चाची को इस नर्क से बाहर निकालना था, उनके नालायक बेटों से दूर ले जाकर उनको अपने पास रखना था। पर अब तो भारत में केवल 4-5 दिन हूँ मैं, तो इतने कम समय में इतने कामों को अंजाम कैसे दे सकूंगी। मैंने तय किया कि फिलहाल इनको रोहन के पास छोड़कर इनके खर्च के लिए उसे अच्छी खासी राशि दे दूंगी, और फिर जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी वहां बुलवा लूंगी इन्हें। शायद इन्हीं के माध्यम से अपने पाप बोध से मुक्त होना लिखा था मेरे भाग्य में। मीरा चाची मेरे साथ न कहीं जाने को तैयार हुई, न कोई आर्थिक मदद ही स्वीकार की। उल्टे जब अपने बेटों का ही पक्ष लेते हुए गर्व से बोली कि उन्होंने मुझे नहीं निकाला है, मैं तो स्वयं अपने निर्णय से आई हूँ यहाँ, तो आंखें भर आई मेरी। ऐसी होती है माँ। अपनी वर्तमान परिस्थितियों से जरा भी असंतुष्ट नहीं थी वो। सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब तो वनप्रस्थ की बेला है। सो मैंने अपना सारा राजपाट बेटे बहुओं को सौंप दिया और वैराग्य आश्रम में चली आई हूँ। जिंदगी भर दुनियादारी निभाते निभाते थक भी तो जाता है आदमी। अब ये मठ के काम धाम करती हूँ कि जब तक हाथ पैर चलते हैं किसी पर आश्रित होकर क्यों रहूं। बल्कि मैं तो भगवान से बस यही मनाती हूँ कि ये हाथ पैर आखिरी सांस तक साथ ना छोड़े। तू ये क्यों सोच रही है कि मैं अकेली हूँ? हम इतनी सारी औरतें साथ साथ रहती हैं, सुख दुख बांटती हैं और स्वयं को ईश्वर के नजदीक महसूस करती हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं। संतुष्ट और खुश हूँ तो कहीं और जाकर क्यों रहूं भला? मजबूर होकर लौटना पड़ा मुझे। मैंने तय कर लिया था कि इस बार रेखा को मैं खूब खरी खोटी सुनाऊंगी और जी जान से उसे उसकी पुरानी आदर्शवादिता याद दिलाने की कोशिश करूंगी कि अगर बेटा बहू पास जाकर माफी मांग ले तब वो कैसे नहीं लौटेंगी। उधर रेखा थी कि इस बार भी बातों को टालने की कोशिश में ही लगी थी। तू मेहमान कर क्यों चल रही हो कि हमने निकाला है उन्हें? वो तो स्वयं ही सबको छोड़कर चली गई है। उसने कहा तो मुझे क्रोध आ गया। स्वयं गई पर उन्हें मजबूर तो तुमने ही किया होगा ना। व्यर्थ है सब कुछ। अगर एक बूढ़ी माँ को 3 भाई मिलकर ना संभाल सके। मैं उस पर दोषारोपण कर उसे उकसा रही थी और इस बार वो सचमुच बिफर उठी। हमने जो किया वो छोड़,
पर मजबूर तो उन्हें खुद उनकी जिद और तेरी देवरानी रागिनी ने ही किया है। ये क्या कह रही थी वो? रागिनी को उनके घर के अंदरूनी मामलों से क्या लेना देना? रेखा बताने लगी, तुम नहीं थी और अब वो रागिनी की गृहस्थी थी। इस फर्क को क्या उन्हें समझना नहीं चाहिए था? क्यों वो अपने घर में दूसरों की दखल अंदाजी बर्दाश्त करे? अगर वो बात बात पर नाराज होकर इन्हें डांटने लगी थी तब तो सावधान हो जाना चाहिए था ना। वैसे अम्मा जी ने रोहन रागिनी से कुछ भी कहना छोड़ दिया था, पर तेरे बाबूजी को वो उनके अंतिम क्षणों तक नहीं छोड़ सकी थी। जैसे ही वे रिटायर हुए रागिनी को बोझ जैसे लगने लगे थे। उसका स्वभाव थोड़ा तेज है तो उसका खामियाजा तेरे बाबूजी को ही भुगतना पड़ता था कि अपनी पूरी पेंशन रागिनी के हाथ में रख घर बाहर के कितने ही काम निपटाने के बावजूद वो ताने ही सुनते रह जाते। रागिनी अपने छोटे छोटे बच्चे उनके पास छोड़ दिन भर घूमती रहती और यह भी ना सोचती कि बच्चे संभालना उनके वश का काम ही नहीं था। हाँ, यदि लौटकर आने पर बच्चे रोते धोते या गंदे मिलते तो बेहद नाराज हो जाती। उसके चीखने चिल्लाने और तानों से व्यथित बाबूजी की यह दुर्दशा हमारी अम्मा जी के बर्दाश्त से बाहर थी। अतः पता नहीं कब बच्चों के बहुत सारे काम वो अपने हाथ में लेती गई। निर्विकार भाव से रागिनी की बातें अनसुनी कर वो तेरे बाबूजी की सेहत के लिए आवश्यक खाने पीने की चीजें भी बनाकर ले जाया करती थी। इस सहयोग से तो रागिनी को खुश होना चाहिए था ना, पर उसके अंदर तो ना जाने क्यों ये भावना घर कर जा रही थी कि अम्मा जी एक कुछ उसे नीचे दिखाने के लिए किया करती हैं। फिर बाबूजी की तबीयत खराब रहने लगी कि ढेर सारा बुढ़ापा एकाएक ही आ गया था। मानो सब्जी खरीदने, बच्चों को स्कूल पहुंचाने आदि कामों के लिए वो जाते तो थे, पर ट्रैफिक देखते ही उनके पैर कांपने लगते। भीड़ में अब उनसे चला ही नहीं जाता था। फिर अम्मा जी, जिन्होंने अब उनसे पर्दा करना भी छोड़ दिया था, ने कसम देकर उनसे ये सारे काम छुड़वा दिए। रागिनी कटकर रह गई थी पर कुछ कर नहीं सकी। फिर बाबूजी की तबीयत और बिगड़ गई। रागिनी के पास उनकी सेवा करने का समय तो नहीं था। अतः रोहन ने उनके लिए एक नौकरानी रखकर अपने कर्तव्यों की इतश्री कर ली। नौकरानी ने कुछ ही समय में घर में बाबूजी की हैसियत पहचान ली और मनचाहा फायदा उठाना शुरू कर दिया। कच्चा पक्का कैसा भी खाना दिन भर के लिए पका देती। कई दिनों तक कमरे की सफाई न होती। गंदे कपड़ों और झूठे बर्तनों के ढेर पर मक्खियां भिनकती रहती और उनमें से दुर्गंध आने लगती। बाबूजी के बोलने का न नौकरानी पर ही कोई असर होता और न ही रागिनी ही उधर उलट कर देखती। वे स्वयं बीमारी की अवस्था में अपने अनगढ़ हाथों से ये सब करें, ये अम्मा जी को बर्दाश्त से बाहर था। अतः ये सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे वही उठाने लगी। उनके सारे काम करती, अखबार और पत्रिकाएं पढ़कर सुनाती और उनके साथ ताश भी खेलती। रात को सोने के लिए भले ही घर आती हो, पर सुबह सवेरे ही तेरे बाबूजी का हाथ पकड़ उन्हें सैर पर ले जाने के लिए वो फिर तेरे ही घर में होती। रागिनी अब बहुत कटु बोलने लगी थी। बाबूजी के कुछ अपने खर्चे हो जाने के कारण पेंशन के सारे पैसे भी अब उसे नहीं मिल पाते थे। साथ ही यह धारणा उसके मन में बहुत गहरी बैठ गई थी कि अम्मा जी यह सब कुछ केवल उसे नीचे दिखाने के लिए ही कर रही हैं। वे अब उसे एक ऐसी प्रतिद्वंदी नजर आने लगी थी जो मुंह से कुछ ना बोलकर भी उसे मात पर मात दिए जा रही थी। इस जिद और ऐठ में ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी जिसे सुनना और बर्दाश्त करना कठिन था। पर अम्मा जी पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। हाँ, हम लोगों को जरूर बुरा लगता था और हम दूसरों के घर में जाकर गालियां सुनने से उन्हें रोकना भी चाहते थे। इस बात को लेकर हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। पर अपनी मीरा चाची का स्वभाव तू तो जानती ही है कि जो कुछ भी कहो चुपचाप सुन लेंगी, पर करेंगी तो अपने ही मन की। फिर रागिनी ने अपनी हदों के बाहर जाकर एक नया पैतरा खेला। घर घर में तेरे ससुर और मेरी सास की चरित्रहीनता की कहानियां फैल गई। रागिनी ने लोगों को यकीन दिला दिया कि ये अवैध संबंध तो जाने कब से चल रहे थे, जिसे उसने घर की बदनामी के डर से बड़ी मुश्किल से अब तक छिपाया हुआ था। बाबूजी की हालत पर तरस खाने वाले लोग अब उन पर हंसने और मजाक बनाने लगे। हमारे घर की दीवारों पर इश्क पर जोर नहीं और चढ़ी जवानी बुढ़े नु जैसे फिक्रे लिखे मिलने लगे। रागिनी बूढ़े बुढ़िया के रोमांस के किस्से चटकारे लेकर सुनाती फिरती और लोग स्वयं भी चादर लपेटकर पर्दा करने वाली वृद्धा को अपने वृद्ध प्रेमी का हाथ पकड़ रोज सवेरे पार्क में टहलते प्रत्यक्ष देखते। लोगों के फिक्रों और तानों ने हमारा घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया था। वस्तु स्थिति से अवगत होने पर मेरे दोनों देवर अम्मा जी को
अपने साथ ले जाने भी आए, पर उन्होंने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। माहौल काफी गंदा हो चला था। ऐसे में अम्मा जी ने एक दिन अपना निर्णय सुनाया कि वो तुम्हारे बाबूजी के साथ शहर छोड़कर हरिद्वार जा रही हैं और अब वहीं रहेंगी। हम लोग इतने निडर निर्णय से दंग रह गए थे, पर ये भी जानते थे कि कह रही हैं तो जाएंगी भी। उनके अपने तर्क थे जो हमें भले ही समझ में आ जाएं, दुनिया को समझाए नहीं जा सकते थे। कहती थी कि मेरा छोटा बेटा रमेश 5-1 साल का था जब पति का देहांत हुआ था। उम्र में 7 साल भर के अंतर वाले 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली गृहस्थी थी। जब सभी नाते रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया था, उस समय तेरे सास ससुर ने केवल पड़ोसी के नाते साथ देकर कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। हर वक्त जरूरत वही अपने नजर आए और तीनों बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। जब उस उम्र में पैर नहीं लड़खड़ाए तो अब बुढ़ापे में क्या लड़खड़ाएंगे। जब तक अपनी जरूरत थी सदैव हाथ फैलाए उनके दरवाजे पर खड़ी रही और उन लोगों के माथे पर एक सिकन भी नहीं आई। और अब उनकी जरूरत के वक्त मैं लोक लाज देखने बैठ जाऊं? फिर एक बीमार और अशक्त आदमी की सेवा के लिए किससे इजाजत लेनी चाहिए मुझे? अगर इसे ही इश्क मोहब्बत कहते हैं तो मान लिया कि मैं इश्क कर रही हूँ, फिर भी हमारे कारण कोई परेशान हो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम ये जगह छोड़ने को तैयार हैं। ईश्वर के कदमों में रहेंगे तो हमारे कौन से कर्म सही हैं और कौन से गलत, वही फैसला करेगा। उन्हीं दिनों एकाएक हृदय के रुक जाने से तेरे बाबूजी की मृत्यु हो गई। अपने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम इन्होंने फिर भी नहीं बदला। हमने लाख समझाया, माफी भी मांगी, पर उनके मुंह पर एक ही बात थी कि अब दुनियादारी निभाने को जी नहीं चाहता। हमारा ही जब जी चाहता है जाकर मिल आते हैं, वो तो कभी नहीं आती। मीरा चाची के मन में हम लोगों के लिए कितना प्यार था यह तो मैं जानती थी, पर उसकी जड़ें इतनी गहराई तक धसी होंगी कहाँ पता था। शर्म आई अपने समाज की इस मानसिकता पर जो दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी लेने लगता है कि कभी कभी उनसे जीने का हक तक छीन लेता है। शायद इससे अच्छी तो पश्चिमी समाज की वो भौतिकता ही है जहां लोग अपने जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र हैं, पर नहीं, नेह के ऐसे बंधन ही वहां कब जुड़ पाते हैं जिसे निभाने की साधना में स्वयं अपना अस्तित्व ही गौड़ हो जाए। मुझे 2 दिन बाद अमेरिका वापस जाना था, इसलिए रेखा से बात करने के बाद मैं अपने ससुराल वापस लौट आई। मेरे घर पहुंचने पर जब रागिनी मेरे सामने बनावटी अंदाज में आई तो उस समय मेरे दिल में जो कुछ भी चल रहा था मैंने उसे सब कुछ सुना दिया। वो सिर नीचे किए सुनती रही, लेकिन मेरे क्रोध को देखकर उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन जब मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार होने लगी तो रागिनी बार बार मेरे पास आने की कोशिश करती, लेकिन मेरा दिल उससे पूरी तरह से टूट चुका था। आते वक्त बिना किसी से बोले मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई और साथ में दीवार पर टंगी बाबूजी की फोटो भी अपने साथ ले आई थी, क्योंकि वो घर अब उनके रहने लायक नहीं रह गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।